नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हमने यूनिट नंबर 2 के तहत रिकंस्ट्रक्शन शुरू किया था और इसमें रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन के इसमें हमने एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। आज हम एक नया प्रॉब्लम लेके मिल रहे हैं जिसमें आपको दो कंपनियां हैं, एक कंपनी है वो खुद का बिजनेस उसका लॉस में चल रहा होता है तो वो खुद का बिजनेस बंद करके एक नई कंपनी फॉर्म करती है और नई कंपनी फॉर्म करके अपना बिजनेस नई कंपनी के नाम से चलाती है। तो क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी रहेगी, वो लिंक ओपन करके क्वेश्चन को लिख लेना है और सॉल्यूशन के लिए आपको आगे वीडियो कंटिन्यू देखना है, या फिर आप क्वेश्चन देख के आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं और अपना सही आया कि नहीं आया ये चेक करने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे हम, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको जान लेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें सॉल्व क्या करना है। तो क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है राजेश कंपनी लिमिटेड की। राजेश कंपनी लिमिटेड की 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट हमें दी हुई है। तो बैलेंस शीट क्या कहती है? बैलेंस शीट में हमें लायबिलिटीज एंड एसेट्स दिए हुए हैं राजेश कंपनी लिमिटेड के। राजेश कंपनी पुरानी कंपनी है, वो कंपनी खुद बंद करके उसका लिक्विडेशन करके नई कंपनी फॉर्म होने वाली है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें बताया गया है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बताया है? ड्यू टू हेवी लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी फॉर द लास्ट 3 इयर्स, मतलब कि वो जो राजेश कंपनी लिमिटेड है वो पिछले 3 साल से लॉस बियर कर रही है और इसके कारण वो कंपनी खुद का लिक्विडेशन करके एक नई कंपनी फॉर्म कर रही है जिसका नाम है राजेश कुमार कंपनी लिमिटेड। देन उसका ऑथराइज शेयर कैपिटल हमें बताया है विथ ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ ₹50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ऐसे कुल मिला के 5 लाख रुपीज ऑथराइज शेयर कैपिटल से नई कंपनी फॉर्म हो रही है राजेश कुमार कंपनी लिमिटेड। देन इंफॉर्मेशन में हमें बताया गया है कि कौन सी असेट्स उन्होंने टेक ओवर की है और कौन सी लायबिलिटीज उन्होंने एक्सेप्ट की है। तो असेट्स में देखेंगे हम टू टेक ओवर ऑल द असेट्स एट द फॉलोइंग वैल्यूज। जो असेट्स है वो नीचे दिए गए वैल्यूज पे एक्सेप्ट की है या टेकन ओवर की है। तो असेट्स की रिवाइज्ड वैल्यू हमें दी हुई है। तो असेट्स का रिवाइज्ड वैल्यू का यूज हम जब नेट असेट्स का कैलकुलेशन करते हैं तो नेट असेट्स के कैलकुलेशन करते वक्त ये रिवाइज्ड वैल्यू हम वहाँ पे लेते हैं। तो हर असेट्स की रिवाइज्ड वैल्यू दी है। जो असेट्स टेकन ओवर की है उसकी रिवाइज्ड वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है। तो सब असेट्स की रिवाइज्ड वैल्यू हम लेंगे। देन अब बताया गया है, सेकंड इंफॉर्मेशन में बताया गया है 8% डिबेंचर होल्डर्स टू बी सेटिस्फाइड बाय इशूइंग 7% डिबेंचर्स इन न्यू कंपनी कवरिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स एंड अनपेड इंटरेस्ट देयरऑन। मतलब कि जो डिबेंचर्स है पुरानी कंपनी के, वो पुराने कंपनी के डिबेंचर्स और साथ में जो डिबेंचर्स का अनपेड इंटरेस्ट है, अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 32,000 दिया हुआ है, उनको ऐसा कुल मिला के उनको नई कंपनी के 7% डिबेंचर्स दिए जाएंगे। मतलब जो दोनों अमाउंट है 8% डिबेंचर्स के अमाउंट और अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के अमाउंट, ऐसा कुल मिला के 2,32,000 के नई कंपनी के 7% डिबेंचर्स दिए जाएंगे। मतलब कि उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा नए कंपनी के डिबेंचर्स का वो रहेगा 7%, पुराने कंपनी का कितना है 8%। देन सीरियल नंबर में नंबर 3 में आपको बताया गया है सन्ड्री क्रेडिटर्स आर टू बी सेटिस्फाइड बाय इशू ऑफ 5,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो जो क्रेडिटर्स है पुरानी कंपनी के, मतलब राजेश कंपनी लिमिटेड के जो क्रेडिटर्स है उनका जो पेमेंट है वो कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए नई कंपनी के 5,000 शेयर्स दिए जाएंगे ₹10 ईच फुल्ली पेड। 5,000 शेयर्स मतलब ये मोड ऑफ पेमेंट के तहत आएगा। मोड ऑफ पेमेंट में उनको 5,000 इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे ₹10 ईच और जो पुरानी कंपनी है वो क्रेडिटर्स को दे देंगे।
देन नंबर 4, न्यू कंपनी टू टेक ओवर द लायबिलिटी ऑफ अनपेड एक्सपेंसेस, मतलब जो न्यू कंपनी है राजेश कुमार कंपनी लिमिटेड, वो जो पुरानी कंपनी की लायबिलिटीज थी, उस लायबिलिटीज में जो अनपेड एक्सपेंसेस नाम की लायबिलिटी थी, वो लायबिलिटी अब नई कंपनी टेक ओवर करेगी। देन नेक्स्ट बताया गया है दी शेयर होल्डर्स टू गेट 20,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच। जो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उनको नई कंपनी के 20,000 शेयर्स दिए जाएंगे ऑफ ₹10 ईच। देन उसके बाद लास्ट में बताया गया है कैश एट बैंक एंड इन हैंड शुड बी यूटिलाइज्ड टू मीट लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। और जो कैश एंड हैंड एंड कैश एट बैंक जो था, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक जो है वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए यूज़ किया जाएगा। इसलिए वो जब हम टोटल असेट्स टेकन ओवर का कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैश एंड बैंक यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वो नई कंपनी को उसका जो पेमेंट है उसका एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट होगा, मतलब बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर होगा और उसके बाद उसका लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट उस कैश से और बैंक से किया जाएगा, लेकिन वो नई कंपनी को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें इंफॉर्मेशन बताई गई है। और क्या पूछा गया है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजेश कुमार कंपनी लिमिटेड एंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, मतलब जो नई कंपनी है राजेश कुमार कंपनी लिमिटेड उसके बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज करनी है और नई कंपनी की बैलेंस शीट करनी है। अब देखते हैं हम यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन मैं आपको करके दूंगी, मतलब नेट असेट्स एंड मोड ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पे सेपरेटली गिवन है, तो हमें यहाँ पे नेट असेट्स का कैलकुलेशन अलग से करना है, मोड ऑफ पेमेंट का कैलकुलेशन अलग से करना है, दोनों का कंपैरिजन करके कैपिटल रिजर्व गुडविल जो भी निकलता है वो फाइंड आउट करना है क्या है उसमें। देन उसके बाद जो नई कंपनी है, नई कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज हम करेंगे। फिर रही बात ओपनिंग बैलेंस शीट की नई कंपनी की, तो वो आपको खुद करना है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन में। सबसे पहले आंसर का जो पार्ट रहता है वो रहता है कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स। तो नेट असेट्स का कैलकुलेशन करने के लिए जो असेट्स हमें बैलेंस शीट में दी हुई है, अगर सेपरेटली हमें असेट्स का रिवाइज्ड वैल्यू नहीं दिया है तो जो बैलेंस शीट में असेट्स का वैल्यू है वो हम एज इट इज लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो असेट्स है वो असेट्स का रिवाइज्ड वैल्यू यहाँ पे दिया है, तो हम रिवाइज्ड वैल्यू पे वो सारी असेट्स यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग असेट्स टेकन ओवर। अब असेट्स टेकन ओवर में 1 बाय 1 हम असेट्स लेंगे। सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग का रिवाइज्ड वैल्यू लेंगे हम ₹80,000। बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है इससे हमें कोई भी आप लेन देन नहीं है, क्योंकि हम नेट असेट्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन जब हम रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं तो वो जो वैल्यू है उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है, मतलब जो बैलेंस शीट में जो उसकी वैल्यू दी हुई है उसी वैल्यू पे हम वो रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन नेट असेट्स का कैलकुलेशन करते वक्त हमें उसे रिवाइज्ड वैल्यू पे लेना है। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग आया है ₹80,000। देन उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है ₹1,90,000। देन उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस जो वैल्यू हमें रिवाइज्ड असेट्स वैल्यू में दिया हुआ है वो सारे असेट्स हम लिख लेंगे। उसके बाद है स्टॉक का वैल्यू दिया है हमें ₹80,000। देन इसके बाद फर्नीचर का वैल्यू कितना है, फर्नीचर का वैल्यू है ₹10,000। एंड देन लास्ट है डेटर्स का वैल्यू दिया है ₹55,000। ठीक है, अब बैलेंस शीट में एक बार चेक कर लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग आया है, प्लांट एंड मशीनरी, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, इतना आया है। उसके बाद जो बैंक एंड कैश है तो बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस रियलाइजेशन को ट्रांसफर हो जाएगा और उसका लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट हो जाएगा, तो ये नेट असेट्स में नहीं आएगा।
देन उसके बाद जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये शेयर होल्डर्स फंड है, तो वो शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएंगे। अब इसका टोटल कर लेंगे तो वो हो जाएगा टोटल असेट्स टेकन ओवर। टोटल असेट्स टेकन ओवर, टोटल असेट्स टेकन ओवर आता है 4,40,000, 4,40,000। अब इसके बाद इसमें से हम लेस करते हैं लायबिलिटीज एक्सेप्टेड। लायबिलिटीज एक्सेप्टेड, जो भी लायबिलिटीज नई कंपनी ने एक्सेप्ट की है वो लायबिलिटीज हम यहाँ से लेस करते हैं। अब बैलेंस शीट में देखिए लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल नहीं आता, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे नई कंपनी ने अपने डिबेंचर्स, खुद के डिबेंचर्स इशू किए हैं। देन उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के पेमेंट के लिए नई कंपनी ने पैसे दिए हैं तो उसका पेमेंट पुरानी कंपनी कर देंगी, तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। और आपको क्वेश्चन में भी सेपरेटली और क्लियरली दिया हुआ है कि जो लायबिलिटी है उसमें से पॉइंट नंबर 4, न्यू कंपनी टेक ओवर लायबिलिटी ऑफ अनपेड एक्सपेंसेस। जो अनपेड एक्सपेंसेस की लायबिलिटी है वो अनपेड एक्सपेंसेस लायबिलिटी नई कंपनी टेक ओवर करेगी। तो अनपेड एक्सपेंसेस कितना है अमाउंट ₹15,000। हम डायरेक्टली उसको बाहर लिख लेंगे या फिर टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड भी हम लिख सकते हैं। टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड ₹15,000, ठीक है। 4,40,000 में से 15,000 लेस हो जाएंगे तो हमें यहाँ पे नेट असेट्स मिलेगा। नेट असेट्स का वैल्यू मिलेगा 4,25,000, 4,25,000। तो नेट असेट्स का कैलकुलेशन आया है हमारा 4,25,000। अब नेट असेट्स का कैलकुलेशन फर्स्ट पार्ट हो गया। जस्ट परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन अभी क्लियर हुआ नहीं है। परचेज कंसिडरेशन के लिए हमें मोड ऑफ पेमेंट दिया हुआ है, तो मोड ऑफ पेमेंट का कैलकुलेशन हम करेंगे। जैसे जैसे 1 बाय 1 हमें क्वेश्चन में बताया गया है उस तरह से हम नई कंपनी की तरफ से पुरानी कंपनी को क्या क्या जा रहा है और किस फॉर्म में जा रहा है इसका कैलकुलेशन करके मोड ऑफ पेमेंट हम निकालेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 में आपको बताया गया है कि जो नई कंपनी है राजेश कुमार कंपनी लिमिटेड, वो नई कंपनी पुरानी कंपनी को उनके डिबेंचर्स के बदले में नई कंपनी के डिबेंचर्स इशू करेंगे। तो यहाँ पे 7% डिबेंचर्स नई कंपनी इशू कर रही, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे 7% डिबेंचर्स, 7% डिबेंचर्स इन न्यू कंपनी, मतलब नई कंपनी के 7% डिबेंचर्स कंपनी इशू कर रही है न्यू कंपनी टू कवर द अमाउंट ऑफ 8% डिबेंचर होल्डर्स, 8% डिबेंचर होल्डर्स और जो अनपेड इंटरेस्ट है डिबेंचर होल्डर्स का एंड अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो पुरानी कंपनी के 8% डिबेंचर्स और अनपेड इंटरेस्ट है उसके बदले में नई कंपनी अपने 7% डिबेंचर्स इशू कर रही है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना दिया है वो क्लियर नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें क्लियरली बताया गया है कि 8% डिबेंचर्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे ₹2 लाख और उसमें ऐड हो जाएगा अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो अनपेड इंटरेस्ट कितना है 32,000। ऐसा कुल मिला के 2,32,000 के 7% डिबेंचर्स नई कंपनी पुरानी कंपनी को इशू करेंगे। तो यहाँ पे 7% डिबेंचर्स 2,32,000। ये हो गया मोड ऑफ पेमेंट का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अब थर्ड पॉइंट नंबर 3 में आपको बताया है सन्ड्री क्रेडिटर्स आर टू बी सेटिस्फाइड बाय इशू ऑफ 5,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स के पेमेंट के लिए नई कंपनी के 5,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट में सेकंड आएगा 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, वो फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स है
वो शेयर्स इन न्यू कंपनी, या फिर राजेश कुमार कंपनी लिमिटेड भी हम लिख सकते हैं। फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ क्रेडिटर्स, फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ क्रेडिटर्स, वो क्रेडिटर्स के पेमेंट के लिए नई कंपनी के 5000 शेयर्स इशू किए जाएंगे ₹10 ईच। तो इसका जो टोटल कैपिटल है वो हो जाएगा, क्रेडिटर्स को दिया हुआ 50,000, 5000 मल्टीप्लाई बाय 10। ये हो गया मोड ऑफ पेमेंट में दूसरा पार्ट। अब देखते हैं तीसरा पार्ट, जो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बताई गई है, इंफॉर्मेशन नंबर 5, मतलब पॉइंट नंबर 5। द शेयर होल्डर्स टू गेट 20,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनको नई कंपनी के इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट में पॉइंट नंबर 3, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच fully paid in new company to shareholders of राजेश कंपनी लिमिटेड। पुरानी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनको शेयर होल्डर्स ऑफ राजेश लिमिटेड, पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर्स को नई कंपनी के 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹2 लाख। ऐसे टोटल मोड ऑफ पेमेंट हमें एक 7% डिबेंचर्स, दूसरा 50,000 शेयर्स और तीसरा है 20,000 इक्विटी शेयर्स। ऐसा कुल मिला के 25,000 इक्विटी शेयर्स और 7% डिबेंचर, इस तरह से इसका मोड ऑफ पेमेंट किया हुआ है। अब मोड ऑफ पेमेंट की टोटल करते हैं तो यहाँ की इसकी टोटल हो जाएगी 4,82,000, 4,82,000। मतलब यहाँ पे टोटल जो पीसी है और परचेज कंसिडरेशन है, वो परचेज कंसिडरेशन हमारा निकल के आता है 4,82,000। अब जैसे हमने अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन में देखा था कि जब मोड ऑफ पेमेंट और नेट असेट्स और मोड ऑफ पेमेंट सेपरेटली दिया हुआ है तो यहाँ पे नेट असेट्स और परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट में हम कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि नेट असेट्स ज़्यादा है या मोड ऑफ पेमेंट ज़्यादा, परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है या मोड ऑफ पेमेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर परचेज कंसिडरेशन अगर नेट असेट्स से ज़्यादा आता है तो हम परचेज कंसिडरेशन के थ्रू, मतलब ज़्यादा के पैसे जो देते हैं वो गुडविल के लिए देते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं। और अगर हमें नेट असेट्स ज़्यादा मिलती है और हमारा मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू परचेज कंसिडरेशन कम आता है, तो जब हम कम पैसे देते हैं जो हमारा फायदा होता है, उसे लाभ होता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे क्या है, नेट असेट्स कम है, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे पीसी इज हायर देन नेट असेट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेट असेट्स कम है, पीसी ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा के जो पैसे दिए हैं हमने गुडविल के दिए हैं, तो यहाँ पे गुडविल आएगा। यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स, परचेज कंसिडरेशन है 4,82,000 लेस 4,25,000, तो यहाँ पे गुडविल निकल के आता है 57,000, गुडविल 57,000। इसे टोटल गुडविल आया है 57,000। इस तरह से इसका परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन हमने किया है। अब देखते हैं एक्चुअल सॉल्यूशन का। एक पार्ट मैं आपको करके दूंगी, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ न्यू कंपनी लिमिटेड। 2 ही एंट्री है, 5 मिनट में हमारा हो जाएगा। और जो दूसरा पार्ट है ओपनिंग बैलेंस शीट इन दी बुक्स ऑफ न्यू कंपनी लिमिटेड, वो आपको खुद करना है। तो अब नई कंपनी की बात हम करते हैं, तो नई कंपनी में जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो सबसे पहली एंट्री होती है हमने जो बिजनेस परचेज किया है या जो पुरानी कंपनी के जो असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर की है उसकी एंट्री फर्स्ट होती है। देन उसके बाद जो पेमेंट हम करते हैं लिक्विडेटर्स को, नई कंपनी के पुरानी कंपनी के लिक्विडेटर्स को जब नई कंपनी पेमेंट करती है तो परचेज पीसी पेड की एंट्री होती है। ऐसे 2 एंट्री नई कंपनी की बुक्स में होंगी। तो सबसे पहली एंट्री यहाँ पे असेट्स टेकन ओवर, लायबिलिटीज एक्सेप्टेड एंड पीसी ड्यू, ऐसी कंबाइंड एंट्री हम फर्स्ट एंट्री करेंगे।
तो फर्स्ट एंट्री में जो असेट्स हमने टेकन ओवर की है वो सारी असेट्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो लायबिलिटी हमने एक्सेप्ट की है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले डेबिट में, अब देखिए गुडविल आया है हमारा तो ये भी डेबिट में आएगा, कैपिटल रिजर्व है तो वो क्रेडिट में जाएगा, इसका भी ध्यान हमें रखना है। तो सबसे पहले हम गुडविल ले लेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल के ज्यादा के पैसे हमने दिए हैं ना, ₹57,000। इसके बाद एक एक जो असेट्स हमने एक्सेप्ट की है, टेकन ओवर की है, लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग ₹80,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, ₹1,90,000। इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, का अमाउंट है ₹25,000। रिवाइज्ड वैल्यू वाली अमाउंट हमें यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद है स्टॉक 80,000। स्टॉक के बाद आता है फर्नीचर 10,000 और फर्नीचर के बाद है डेटर्स 55,000। ऐसी जो डेबिट होने वाली असेट्स थी वो हमने यहाँ पे ले ली है। अब देखते हैं क्रेडिट क्या होगा। तो क्रेडिट में क्या आएगा, जो लायबिलिटीज टेकन ओवर एक्सेप्ट की है वो लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। अनपेड एक्सपेंसेस, 2 अनपेड एक्सपेंसेस, यहाँ पे सब डेबिट, ठीक है। 2 अनपेड एक्सपेंसेस, अनपेड एक्सपेंसेस कितना एक्सेप्ट किया है, ₹15,000 और 2 यहाँ पे जो हमें पीसी पे करना है वो हम लिक्विडेटर्स ऑफ राजेश कंपनी के नाम से करेंगे। तो यहाँ पे 2 लिक्विडेटर्स ऑफ राजेश कंपनी लिमिटेड, पुरानी कंपनी का जो लिक्विडेटर्स रहेगा उसके नाम से हमें पीसी देना पड़ता है। तो परचेज कंसिडरेशन कितना है, ₹4,82,000, 4,82,000। यहाँ पे नरेशन रहेगा बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर और पीसी ड्यू, ठीक है। और देन उसके बाद इसके जो परचेज कंसिडरेशन है वो परचेज कंसिडरेशन पेमेंट की एंट्री होगी। तो परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट अब जब करेंगे तो लिक्विडेटर्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिक्विडेटर्स अकाउंट क्रेडिट किया है। तो यहाँ पे लिक्विडेटर्स ऑफ राजेश कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना है, 4,82,000। और जो क्रेडिट होगा, जिस फॉर्म में हमने परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किया है, मतलब जिस फॉर्म में हमने मोड ऑफ पेमेंट किया है उस सब का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या दिया है हमने उनको, 7% डिबेंचर्स। तो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा 7% डिबेंचर्स, 7% डिबेंचर्स अकाउंट कितना है, 7% डिबेंचर्स ₹2,32,000, 2,32,000। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे भी शेयर्स है, थर्ड नंबर पे भी शेयर्स है, तो इसको हम कंबाइन कर लेंगे। यहाँ पे 5,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं, यहाँ पे 20,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 25,000 इक्विटी शेयर्स दिए हैं, ऑब्वियसली क्योंकि इक्विटी शेयर्स ही है और उसी कंपनी के द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम 2 शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो शेयर्स हम देंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे 5,000 प्लस 20,000 मतलब 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹2,50,000, 2,50,000 कुल मिला के हो गए 4,82,000। इस तरह से इसका पेमेंट हो जाएगा बीइंग पीसी पे, परचेज कंसिडरेशन पेड कर दिया। ये था नई कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज। जो ओपनिंग बैलेंस शीट है वो आपको खुद को बनानी है।
अब जो यूनिट नंबर 2 में एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट है ये हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जो प्रॉब्लम्स हमारे हो गए हैं इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है और नई तरीके के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके देखने हैं। उसमें अगर कुछ दिक्कत आती है, अड़चन आती है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना है। देन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।